नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आज मध्य प्रदेश सीरीज का पार्ट 2 मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। आज के इस टॉपिक के माध्यम से मैं आप सभी को अपवाह तंत्र, ड्रेनेज और रिवर सिस्टम, अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन, अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज प्रोसेस, नदियों की दिशाएं, नदियों का उद्गम, नदियों का मुहाना, नदियों के किनारे बसे हुए कौन कौन से नगर हैं, नदियों की विशिष्ट अवस्थाएं, नदियों की विशिष्ट बातें, कौन कौन सी नदियां कौन कौन से नदी तंत्र बनाती हैं और नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख नदियां या उनकी सहायक नदियां उनके अंतर्गत आती हैं। आज विस्तार से इस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और फिर से मैं अपने सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल पर नए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में जाके, जो मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी मेरी लिंक है वहाँ से आप मेरा कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आइए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आइए मेरे साथ आज मध्य प्रदेश की नदियां या मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र का अध्ययन करें। सबसे पहली 3 चीज़ें मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूं। सबसे पहली 3 चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट है, अपवाह किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज? अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? और तीसरा पॉइंट है, अपवाह द्रोणी किसे कहा जाता है? ये 3 बातें यदि आपने समझी तो नदी, उस नदी की सहायक नदियां, उस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम लोग संपूर्ण रूप से समझ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपवाह क्या होता है? अपवाह को हम लोग ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। जब भी कोई नदी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, जल का एक स्वभाव होता है, आप सभी जानते हैं, जल का एक स्वभाव होता है कि जिधर उसे ढाल मिले उसी तरफ जल प्रवाहित होने लगता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नदियों का जल जिस ढाल की ओर प्रवाहित होने लगता है उसे उस नदी का अपवाह कहते हैं, उसे उस जल का अपवाह कहते हैं। यहां मैं नदियों के जल की प्रमुख रूप से चर्चा कर रहा हूं। क्या नदियों का जल सतही जल है? क्या किसी नदी के जल को सरफेस वाटर या सतही जल के अंतर्गत रखा जाता है? तो मैं परिभाषा दूसरे प्रकार से भी बना सकता हूं। दूसरे प्रकार से परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी सतही जल का, किसी सरफेस वाटर का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से किसी ढाल की ओर प्रवाहित होने को उस जल के अपवाह के नाम से जानते हैं। उस जल का अपवाह या ड्रेनेज कहा जाता है। तो अपवाह एक प्रकार की प्रवाह प्रणाली को कहा जाता है। अपवाह एक प्रकार की प्रवाह प्रणाली को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बने हुए संपूर्ण जाल को, संपूर्ण तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। कुछ विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, इसलिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना।
यमुना नदी तंत्र में गिरती है चंबल, क्षिप्रा गिरती है चंबल में, चंबल गिरती है यमुना में, यमुना गिरती है गंगा में, और गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बताइए, क्या ये एक नदी और उसकी सहायक नदियों का एक जाल और एक तंत्र हमें दिखाई दिया? एक नदी और उसकी सहायक नदी के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए जाल को, क्योंकि कुछ नदियां उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां दक्षिण की ओर से प्रवाहित होती हैं, किसी बड़ी नदी में कुछ नदियां बाएं तट से गिरती हैं, किसी बड़ी नदी में कुछ नदियां दाएं तट से गिरती हैं। तो इन संपूर्ण तंत्र को, संपूर्ण जाल को हम लोग अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज बेसिन? अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? अपवाह द्रोणी शब्द जब भी कभी आता है तो अपवाह द्रोणी शब्द के अंतर्गत आप सभी को याद रखना है केवल भौगोलिक क्षेत्र। एक नदी अपनी सभी सहायक नदियों के साथ जिस भौगोलिक क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी अपनी सभी सहायक नदियों के साथ जिस भौगोलिक क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तीन बातें हम लोगों ने समझी। अपवाह क्या होता है? अपवाह एक प्रकार का प्रवाह प्रणाली होती है। एक नदी के प्रवाह को, एक नदी के जल के प्रवाह को अपवाह के नाम से जाना जाता है। एक नदी जब अन्य सभी सहायक नदियों के रूप में एक जाल का निर्माण करती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस भौगोलिक क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये तीन बातें आप सभी को जानना इसलिए आवश्यक हैं कि जब तक इन तीन बातों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं समझते तब तक नदियों की अन्य बातें हमें क्लियर नहीं होती। समझ में आया? दूसरा टॉपिक। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने लेके आया हूं कि जब भी अपवाह तंत्र और मध्य प्रदेश की नदियों की चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि प्रश्नों के आने की संभावना कहां से होती है। नदी टॉपिक पढ़ते समय, अपवाह तंत्र टॉपिक पढ़ते समय सबसे अधिक प्रश्नों के आने की संभावना कहां से होती है? मुख्य बात है। पहला पॉइंट, प्रश्नों के आने की संभावना। पहला पॉइंट, उस नदी का उद्गम कहां है? उद्गम का अर्थ क्या होता है? स्रोत। वो नदी आखिर निकलती कहां से है? क्या वो नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से उद्गमित होती है? क्या उस नदी का उद्गम किसी हिमनदी, किसी हिमानी या ग्लेशियर से होता है? हिमालय भारत की नदियों के संदर्भ में तो ये बात बहुत सत्य है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो हिमालय भारत की नदियां थीं उनके संदर्भ में यदि ये बात की जाए तो उनके संदर्भ में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, व्यास, सतलज जो हिमालय भारत की नदियां थीं ये सभी नदियां हिमानी ग्लेशियर से प्रवाहित होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गंगा भी हिमालय भारत की नदियों के अंतर्गत आता है। गंगा नदी जो हिमालय भारत की नदियों के अंतर्गत आती है, गंगा नदी का उद्गम भी गंगोत्री और सतोपत हिमानी से होता है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि जब भी किसी नदी का उद्गम पूछा जाए तो उद्गम पूछते समय आप सभी को बेसिक बात ये याद रखनी है कि वो नदी आखिर निकलती कहाँ से है। किसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है या उस नदी का उद्गम किसी हिमनद या हिमानी से होता है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिमनद और हिमानी वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। हिमालय मध्य प्रदेश से बहुत दूर है, तो हिमनद और हिमानी से निकलने वाली नदियों की बात तो यहां प्रमुख रूप से नहीं चलती। दूसरा पॉइंट, उस नदी का मुहाना कहां पर है? मुहाना बोला जाए तो समापन, मुहाना बोला जाए तो समापन। उस नदी, जो नदी कहीं से निकलकर किसी प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई यदि अंतिम रूप से किसी सागर या किसी बड़ी नदी में गिर जाती है तो उस क्षेत्र को उस नदी का मुहाना कहते हैं। तीसरा पॉइंट है सबसे प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट, दिशा। प्रश्न की आने की संभावना की श्रृंखला में तीसरा सबसे प्रमुख पॉइंट कौन सा हुआ? दिशा। उस नदी के प्रवाह क्षेत्र की दिशा क्या है? जैसे चंबल नदी इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव पहाड़ी वांचू पॉइंट से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई इटावा
में यमुना में, इटावा के पास यमुना में गिर जाती है। तो बताइए, इंदौर हुआ दक्षिणी क्षेत्र में, यूपी हुआ उत्तरी क्षेत्र में और इटावा उत्तरी क्षेत्र में आया, तो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र की दिशा मैं क्या बताऊंगा? उत्तरी। इसलिए यह एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको नदियों की दिशा समझाने का प्रयास किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, उत्तर दिशा में चंबल, सोन, कैन, बेतवा। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल, सोन, कैन, बेतवा। ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं, जिसमें यदि मैं सोन नदी की बात करूं तो सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बाद में पूर्व की ओर चली जाती है। नदियां अपनी कई दिशा बदलती हैं, लेकिन एक दिशा उनकी प्रमुख होती है, लेकिन अपने अपवाह क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े जाते समय वो कई प्रकार की दिशाएं बदलती हैं। तो प्रारंभिक दिशा उसकी कौन सी हुई? प्रारंभिक दिशा होती है उत्तर। चंबल, सोन, कैन, बेतवा, इन चारों नदियों की प्रारंभिक दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। यदि मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जोहिला। ये भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र से प्रवाहित होती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र से उद्गमित होती है। 3-3 किलोमीटर पर नर्मदा, सोन, जोहिला इत्यादि छोटी नदियों का उद्गम माना जाता है। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जोहिला। पश्चिम की ओर, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती हैं। और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं वर्धा, बेनगंगा और पेंच। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? वर्धा, बेनगंगा और पेंच, जो गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। इनका संपूर्ण जल है वो किस नदी को प्राप्त होता है? गोदावरी नदी को। तो इनका संपूर्ण जल जो गोदावरी नदी को प्राप्त होता है, इसलिए ये नदियां गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां मानी गई। तो मेरा प्रश्नों की संभावना जो श्रृंखला में आपको बता रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, किसी भी नदी टॉपिक या किसी भी अपवाह तंत्र टॉपिक को पढ़ते समय पहला प्रश्न जो आता है वो उसके उद्गम से आता है, दूसरा प्रश्न जो आता है वो उसके मुहाना या समापन से आता है, और तीसरा प्रश्न उसकी दिशा या लंबाई से आता है। लंबाई हमें केवल उन्हीं नदियों की याद करनी है जो विशेष महत्वपूर्ण और बड़ी नदी हैं। जैसे नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है। लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर नर्मदा की कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए, जब भी कोई नदी किसी प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? क्या वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है? क्या वो एक राज्य के अंदर प्रवाहित होती है? या वो एक से अधिक राज्यों में प्रवाहित होती है? तो उस नदी के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को भी हमें देखना है प्रश्नों की संभावना के अंतर्गत। किनारे बसे नगर, किनारे बसे नगर का मतलब ये होता है कि उस नदी के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। उस नदी के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किनारे बसे नगरों की महत्ता, उनकी उपयोगिता, उनकी ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए यह भी टॉपिक आपको विशेष रूप से याद रखना है कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। परियोजना, जब एक नदी पर सिंचाई, पेयजल इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाई जा रही हों तो उसे हम लोग संपूर्ण रूप से कहते हैं परियोजना। जैसे गांधी सागर बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, बाण सागर बांध परियोजना। सिंचाई
पेयजल इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए जब एक नदी पर, या विद्युत उत्पादन भी होता है, जब एक नदी पर सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना का संचालन किया जा रहा हो तो उसे हम लोग परियोजना या प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उदाहरण मैंने आप सभी को बताया, गांधी सागर बांध परियोजना, बाण सागर बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना इत्यादि। अगला प्रमुख टॉपिक आता है, किस नदी पर कौन से जलप्रपात बने हैं। किस नदी पर कौन से जलप्रपात प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं। जलप्रपात को हम लोग वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नर्मदा के कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्रधारा, भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात। ये प्रमुख वाटरफॉल भी हमें देखने हैं। वाटरफॉल के भी कई क्वेश्चन एमपी के डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि अगले क्वेश्चन बनने की संभावना कहां से होती है, जलप्रपात से। अगला, कोई भी नदी जो अपने अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होते समय वो नदी क्या बनाती है। इसलिए मैंने अगला प्रश्न जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, निर्मित क्या करती है। निर्मित क्या करती है? क्या वो नदी डेल्टा बनाती है? क्या वो नदी बीहड़ बनाती है? क्या वो नदी ऐश्वरी बनाती है? क्या वो नदी ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है? निर्मित क्या करती है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जैसे चंबल नदी जलोढ़ मिट्टी का कटाव करके सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है मध्य भारत के पठार में। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले ऐश्वरी और ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रमुख बातें निर्मित क्या करती है, यह भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। प्राचीन नामों की श्रृंखला की अगर मैं बात करूं, प्राचीन नामों की श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो किस नदी का प्राचीन नाम क्या है। जैसे नर्मदा के नामोदोष जो कि टॉलमी के द्वारा दिया गया था, सौमो देवी, मैकल सुता, और ऋग्वेद में एक प्रमुख नाम मिलता है जिसे हम लोग रेवा के नाम से जानते हैं। तो किस नदी का प्राचीन नाम क्या है? जब मैंने हिस्ट्री में और भूगोल में नदियों के प्राचीन नाम की चर्चा की थी तो मैंने वहां आपको बताया हुआ था कि ऋग्वैदिक काल में ऐतिहासिक दृष्टि से सप्त सैंधव क्षेत्र में प्रमुख 7 नदियों का प्रवाह था, जिनमें सिंधु, प्राचीन नाम सिंधु, झेलम वितस्ता, रावी परुष्णी, चिनाब अस्कनी, व्यास विपासा, सुतुद्री सतलज, सरस्वती का नाम सरस्वती। तो ये प्रमुख नदियां मैंने आप सभी को बताई थी। तो नदियों के प्राचीन नामों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है डिफरेंस एग्जाम्स में, तो ये भी मैंने आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और सबसे अंतिम बात जो मैंने आप सभी के सामने बताई है वो है विशेष। विशेष तथ्यों के अंतर्गत क्या आएगा? किसी भी नदी की कोई विशेषता हो। जैसे अभी मैंने नर्मदा और ताप्ती के बारे में एक प्रश्न आप सभी को बताया कि नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कर्क रेखा के समानांतर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कर्क रेखा के समानांतर बहती हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं चंबल की बात करूं तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये कुछ विशेष बातें नदियों के संदर्भ में होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी लोग नदियां पढ़ें, नदियों के फैक्ट याद करें। मेरा कोई भी आप सभी को कोई भी प्रोहिबिशन, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि नदियां पढ़ने से पहले, नदियों के फैक्ट याद करने से पहले आप सभी लोग पहले ये समझ लिया करें कि प्रश्नों के आने की संभावना क्या हो सकती है, उस नदी की संरचना कैसे हम लोग बनाएं, उस नदी का उद्गम कहां से, मुहाना कहां से, ये एक प्रकार की संरचना मैंने आपको बताई। तो प्रश्नों की संभावना की श्रृंखला के अंतर्गत ये प्रमुख बातें मैंने आप सभी को बताई हैं। चलिए, प्रमुख 4 बातें फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। पहली बात, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि 10 बड़ी नदियां और लगभग 100 छोटी और मध्यम नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है।
यह हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मानी जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मतलब क्या हुआ? भारत का जो दक्षिणतम भाग है उस क्षेत्र से मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक नदियां प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश की नदियां अंतरराज्यीय हैं, इंटर स्टेट हैं, नॉट इंटरनेशनल। जब एक नदी किसी एक देश से निकलकर किसी दूसरे देश में जाएगी तब उस नदी को कहेंगे अंतरराष्ट्रीय नदी। जैसे सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में जाती है, अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई। लेकिन जब एक नदी किसी एक राज्य से निकलकर किसी दूसरे राज्य में जाती है तो उसे अंतरराज्यीय नदी कहते हैं, इंटर स्टेट, नॉट इंटरनेशनल। तो मध्य प्रदेश की नदियां अंतरराज्यीय हैं। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में यदि नदियों के संपूर्ण अध्ययन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं? मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र का प्रभाव है? तो प्रमुख रूप से याद रखें आप सभी लोग, मध्य प्रदेश में प्रमुख 5 अपवाह तंत्र हैं, लेकिन केवल एक अपवाह तंत्र का आंशिक भाग भी अपवाह तंत्र में जुड़ जाने के कारण मैं आपको 6 बता रहा हूं। प्रमुख कितने हैं? 5, लेकिन मैं आपको पूरे 6 अपवाह तंत्रों की विशेषता बता रहा हूं, लेकिन प्रमुख रूप से आपको 5 ही याद रखने हैं। चूंकि उसकी सहायक नदी की विशेषता प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर है, तो मैं 6वां भी आप सभी को समझा देने वाला हूं। पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने अपवाह तंत्रों का प्रभाव है? प्रमुख रूप से 5 अपवाह तंत्रों का प्रभाव है। चलिए, मैं पहला टॉपिक आप सभी के सामने लेके आया, गंगा अपवाह तंत्र। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, क्योंकि गंगा नदी के उत्तरी छोर से और दक्षिणी छोर से कई सहायक नदियां गंगा में मिलती हैं। गंगा 11 राज्यों, गंगा नदी का जो तंत्र है वो 11 राज्यों में प्रवाह क्षेत्र बनाता है। अकेली गंगा नदी के बारे में मैंने नहीं बोला, अकेली गंगा नदी 11 राज्यों में नहीं बहती। मैंने क्या बोला? गंगा नदी तंत्र जो है, अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण तंत्र है वो 11 राज्यों में प्रवाहित होता है। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी का नाम है यमुना। तो गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत फिर से मैंने 3 उपतंत्र बनाए, यमुना उपतंत्र, टॉस उपतंत्र और सोन उपतंत्र। फिर से सुने एक बार, पहला अपवाह तंत्र जिसका उत्तरी क्षेत्र में प्रभाव मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाता है वो पहला कौन सा है? गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र उत्तर और उत्तर पूर्वी नदियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन आंशिक रूप से इसका प्रभाव मध्य क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो गंगा अपवाह तंत्र में 3 उपतंत्र हैं, यमुना उपतंत्र, टॉस उपतंत्र, सोन उपतंत्र। यमुना उपतंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख रूप से नदियां कौन सी हैं? याद करने का सभी लोग प्रयास करें। चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, कुवारी, जामनी, धसान, केन, पेसुनी। फिर से सुने एक बार, गंगा अपवाह तंत्र का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो मध्य प्रदेश में है और उत्तरी क्षेत्रों में है, उत्तरी राज्यों में है। लगभग उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उनमें भी गंगा अपवाह तंत्र का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। गंगा उप अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 उपतंत्र आते हैं, यमुना उपतंत्र, टॉस उपतंत्र, सोन उपतंत्र। यमुना उपतंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, कुवारी, जामनी, धसान, केन, पेसुनी। टॉस उपतंत्र के अंतर्गत प्रमुख कोई भी नदी नहीं है, लेकिन सोन उपतंत्र के अंतर्गत 2 नदियां आती हैं, कनहर और रेहंद।
देखिए, उपतंत्र के अंतर्गत जो मैंने दो नदियां आपको बताई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नदियां अपना जल किस में डालती हैं? सोन नदी में। फिर सोन नदी अपना जल किस में ले जाएगी? गंगा में। इसलिए ये गंगा अपवाह तंत्र की एक प्रमुख उपतंत्र की नदी कहलाई। तो सोन के अंतर्गत कनहर और रिहंद। अगला पॉइंट दूसरा मैं लेके आया हूं नर्मदा अपवाह तंत्र, जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र की विशेषता को निरूपित करती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। इसी के साथ नर्मदा को गुजरात की भी जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी। नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से आने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, तवा, सक्कर, दुधी, बीहड़, ऊंटनी, हथिनी। नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, तवा। तवा नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो पचमढ़ी इसी के किनारे बसा हुआ है। सक्कर, दुधी, बीहड़, ऊंटनी, हथिनी, ये सभी प्रमुख नदियां नर्मदा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। ताप्ती नदी तंत्र में दो प्रमुख नदियां हैं, ताप्ती और पूर्णा। ताप्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदी है ताप्ती और पूर्णा। गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदी है बेनगंगा, वर्धा और पेंच। गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? बेनगंगा, वर्धा और पेंच। बेनगंगा शिवनी के परसवाड़ा पठार से, वर्धा बैतूल के वर्धन शिखर से और पेंच नदी छिंदवाड़ा से उद्गमित होती है। वर्धा और बेनगंगा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं नदियों का संपूर्ण विवरण लेके आऊंगा तो मैं बताने वाला हूं आप सभी को, लेकिन मेरा यह प्रयास है कि वो संपूर्ण विवरण आप तभी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब तक आप अपवाह तंत्र को, नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों को, नदियों की दिशा को, उनके उद्गम को, उनके मुहानों को और भौगोलिक संरचना को जब तक आप सभी लोगों ने अच्छे से नहीं देखा तो नदियां पढ़ना मेरी दृष्टिकोण से बेकार हुआ। इसलिए सबसे पहले आप सभी लोग नदियों को पढ़ने के संदर्भ में अपनी समझ को विकसित करिए। अगला पॉइंट, तो गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी हुई? बेनगंगा, वर्धा और पेंच। माही अपवाह तंत्र, माही विंध्याचल पर्वतमाला में धार जिले के विंध्याचल पर्वतमाला से उद्गमित होती है। इसका संपूर्ण अपवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान है, अर्थात मध्य प्रदेश से उद्गम जरूर है लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र अधिकांश रूप से राजस्थान में है। माई का एक बहुत फेमस क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो माही अपवाह तंत्र की एक और नदी हुई माही और अनस, ये 2 माही अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। तो ये 5 जो अपवाह तंत्र मैंने आपको बताए, गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, ये 5 प्रमुख अपवाह तंत्रों का महत्वपूर्ण रोल है किसमें? मध्य प्रदेश की नदियों को समझने में। लेकिन एक अपवाह तंत्र आंशिक रूप से मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को बताता है, वो क्या है? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। अब जरा महानदी के बारे में 2 लाइनें आप लोग सुने। पहला पॉइंट, महानदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है और निकलने के बाद ये उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। लेकिन महानदी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है हसदो।
महानदी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है हसदो, जिसका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। तो बताइए कि जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिहावा पर्वत से निकली और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित हुई, लेकिन उसकी एक सहायक नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। इसलिए आंशिक रूप से हमने महानदी अपवाह तंत्र को भी अपवाह तंत्रों की श्रृंखला में जोड़ दिया है। समझ में आया? तो इसलिए आप सभी लोग याद रखें कि जब भी मध्य प्रदेश की नदियां और अपवाह तंत्र पढ़ना प्रारंभ करें तो प्रश्नों के आने की संभावना को, नदियों की दिशाओं को, अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा अपवाह तंत्र आता है, उस अपवाह तंत्र का कौन कौन सा उपतंत्र है, उस उपतंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, और इसी के साथ नदियों का एक भौगोलिक स्वरूप, यह सबसे प्रमुख बात है जिसे आप लोगों को समझना है। 2 मिनट में इसे भी मैं आप सभी को समझा देता हूं। यह छोटा सा डायग्राम मैंने आप सभी के सामने बनाया। देखिए, ये रेड पेंसिल से जो मैंने आप सभी के सामने चंबल नदी के विवरण की जानकारी दी है, तो चंबल नदी इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव पहाड़ी वांछू पॉइंट से निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पर राजस्थान राज्य स्थित है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में विभाजन का कार्य करती है। चंबल नदी की प्रमुख विशेषता, और इटावा के पास यमुना में जाके गिर जाती है। नर्मदा को देखिए ब्लू पेंसिल से मैंने निरूपित किया हुआ है। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, पूर्व से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी गुजरात के पास अरब सागर में गिर जाती है। देखिए क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरी बर्डी की पहाड़ियों से निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरी बर्डी की पहाड़ियों से निकलती है और बहुत कम प्रवाह क्षेत्र इसका है, और बहुत कम प्रवाह क्षेत्र के बाद ये चंबल नदी में जाके देखिए मिल जाती है। तो ये मैंने क्षिप्रा नदी को निरूपित किया हुआ है। काली सिंध देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। काली सिंध देवास जिले के बागली गांव से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई चंबल में मिल जाती है। तो काली सिंध और क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी हुई। चंबल उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में जाके मिल रही है और यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की एक प्रमुख नदी हुई। तो इस प्रकार से आपका एक संपूर्ण जाल बनता है जिसे हम लोग अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो भौगोलिक संरचना को भी आप सभी को पढ़ना है। इस वीडियो में ये सभी बातें मैंने आप सभी को समझाई हैं। आशा करता हूं कि नदियों की एक अवधारणा आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे, नदियों की एक समझ आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। नदियों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो मैं तुरंत ही आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं एक एक नदी की संपूर्ण विशेषता और संपूर्ण विवरण आप सभी को बताने वाला हूं। जिस विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जिस विद्यार्थी को मेरे पढ़ाने में, मेरे समझाने में कोई भी किसी प्रकार की कमी लगती हो, तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे आप सभी लोगों के फीडबैक के द्वारा ही हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसा मेरे आप सभी लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।